स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और हम आगे बात करेंगे कि इस वक्त सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही साथ एफआईएस के संकेत कैसे आ रहे हैं, कल बाजार बंद होने के बाद अहम नतीजे और खबरें कौन कौन सी आई, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उन पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और आगे आपको ये भी बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति अपना के चले। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजार से। और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त 25 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार भी नीचे हैं करीब 80 अंक। कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस है। चीन के बाजार हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जापान के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर हल्की मजबूती है, करीब 0.5% की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड इस वक्त आ रहा है वो नेगेटिव ही है। हल्की कमजोरी के संकेत यहाँ पर एशियाई बाजारों से इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आज चीन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड के डेटा भी आएंगे और इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि चीन में किस तरह के इस वक्त ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है और इस पर दुनिया भर के बाजार रिएक्ट भी कर सकते हैं। ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए। लेकिन बाकी आंकड़ों पर नजर डालें, बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखें तो कल काफी ठंडा माहौल था। बाजार में काफी सपाट कारोबार देखने को मिला। इसमें अगर बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी को भी इंक्लूड करेंगे तो वहां पर भी मूड और माहौल कुछ ऐसा ही था। अमेरिकी बाजार कल सपाट बंद हुए। कल दिन भर एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ नजर आया और डाउ जोन्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। S&P 500 सपाट बंद हुआ। नैस्डैक में भी हल्की बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो काफी दायरे में कल कारोबार करते हुए नजर आए। तो क्योंकि काफी सारे बड़े इस बीच नतीजे आए, बड़े इवेंट्स हुए, फेड की बैठक हुई और कुछ बड़े नतीजे और रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आए, तो वो कहीं ना कहीं जो बड़े इवेंट्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं। उसके बाद अब महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी और उसके पहले हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही बाजार कारोबार कर रहे थे। लेकिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल अप्रैल सीपीआई के आंकड़े आएंगे। हमारा अनुमान है कि 0.4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा मंथ ऑन मंथ ये आंकड़े कैसे रहते हैं और इस आंकड़े को फेड भी काफी क्लोजली वॉच करेगा। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में कल हमने तेजी देखी हल्की। पैकवेस्ट में करीब 3.5% की तेजी थी और बाकी बैंकों में भी हल्की बढ़त ही कल देखने को मिली है। इसके अलावा काफी सारे आंकड़े भी आएंगे और नतीजों की बात करें तो फॉक्सकॉप, निकोला, एयरबीएनबी जैसे कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। फोकस में रहेगा आज फेड गवर्नर फिलिप जेफरसन और इसके अलावा न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट के भाषण पर भी नजर रहेगी। एक और चीज हुई कल अमेरिकी बाजारों में। कल फेड रिजर्व ने सीनियर लोन ऑफिसर ओपिनियन सर्वे जारी किया, जिसमें कि बैंकों की स्थिति और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कुछ बयान जारी किए हैं और उनका कहना है कि बैंक रेस्क्यू के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बड़ी चिंता निकल कर आ रही है और इकोनॉमी में धीमी ग्रोथ और डिपॉजिट आउटफ्लो आगे बैंकों के लिए एक बड़ी चिंता हो सकता है। और जिस तरीके से बैंक अपने क्रेडिट नियम भी सख्त कर रही है, उससे भी लोन डिमांड कमजोर नजर आ रही है। तो इस तरह के बयान यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर नजर आए। तो अभी चिंता कम नहीं हुई है, अभी भी बनी हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखना होगा आगे आने वाले समय में बैंकों की स्थिति कैसी नजर आती है। यूरोप के बाजारों को देखें तो यहाँ पर भी सपाट ही कारोबार था। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर महंगाई के आंकड़ों के पहले हल्की तेजी देखने को मिली। 3.43% ये आंकड़ा कल था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3.51% के पास US 10 ईयर यील्ड्स कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स सपाट था, सोने में भी सपाट ही कारोबार देखने को मिला कल। लेकिन मंदी का डर कुछ कम हुआ, जिसके चलते हमने देखा कि निचले स्तरों से कच्चे तेल में एक हल्की रिकवरी दिखी और करीब करीब 2% की तेजी वहां पर थी। इस वक्त $77 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है, तो हल्की रिकवरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त ओवरऑल अगर बात करें तो काफी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं नजर आया कल ग्लोबल मार्केट्स में। तो और लेकिन कुछ बड़े इवेंट्स हैं जहां पर कि हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देखें तो वो इस वक्त भारतीय बाजारों के फेवर में है। एफआईएस की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं खरीदारी है। कल भी 2123 करोड़ की खरीदारी वहां पर देखने को मिली और लगातार 8वें दिन से हम एफआईएस की खरीदारी यहां पर देख रहे हैं और 8 दिनों में ही लगभग 14,000 करोड़ के शेयर्स की खरीदारी एफआईएस की तरफ से हुई है। डीआईएस भी कल खरीदारी करके गए। कल करीब 245 करोड़ का नेट खरीदारी का आंकड़ा था। यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस का 1306 करोड़ का।
इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली है करीब 21,000 करोड़ की। तो यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे ही नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए मूड और माहौल फेवरेबल है। इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय बाजारों में कल की जो तेजी हमने देखी थी उसके बाद किस तरह की चाल आज रह सकती है मार्केट्स की। उस पर हम थोड़ी ही देर में मार्केट फोनर को भी, मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे एक बार अपडेट ले लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद अहम नतीजे और खबरें कौन कौन सी आई हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट्स बताइए, कौन कौन से अहम रिजल्ट्स आए और कैसे रहे। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले एमजीएल फोकस में रहेगा और ओवरऑल देखा जाए तो चौथे तिमाही के नतीजे जो है एस्टिमेट से बेटर आए हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखें तो वहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। जो एबिटा पर यूनिट का जो उनका ऑपरेशनल नंबर सेकंड हाईएस्ट नंबर्स देखने मिले हैं जब से कंपनी की इंसेप्शन हुई। और याद रखिए जो लोअर गैस कॉस्ट है उसके कारण जो है फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आई है और गैस कॉस्ट लगभग 13% सिक्वेंशली पे जो है गिर चुकी है। इसके अलावा पिडलाइट के नतीजे की बात करें तो चौथे तिमाही में वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ऑफकोर्स जो कंजम्पशन का इम्पैक्ट है वो हमें देखने ज़रूर मिल रहा है। हालांकि मार्जिन में ज़रूर 110 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ है। एंड ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल की जो कूल ऑफ हुई है उसमें जो है ये आप कह सकते हैं पेंट कंपनीज एक टाइप से क्रूड डेरिवेटिव वाले उनके रॉ मटेरियल्स रहते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ के वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे जो है मार्जिन में देखें तो लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट भी देखने मिला है। और आगे जाते हुए जो ग्लोबल मार्केट्स की प्रेशर है उसके कारण जो है इम्पैक्ट जो है और जो है ख़राब देखने मिल सकता है। और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे एनालिस्ट के नीचे मैंने अनुमान से कम जो है नतीजे देखने मिले। अपोलो पाइप्स के भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। टॉप लाइन लार्जली फ्लैटिश रहा है, हालांकि नेट प्रॉफिट है वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने मिली है, तो इसको भी आप जो है ट्रैक करिएगा। कालपत्रु पावर के वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, अनुमान से कम नंबर्स आए हैं और मार्जिन में भी जो है गिरावट आई है। बिरला सॉफ्ट आईटी कंपनी है, यहाँ पे जो है आप देखेंगे रेवेन्यूज़ हालांकि फ्लैट है बट मार्जिन में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे आए हैं, तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। पैट में जो है लगभग 80% का इजाफा आया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज एक्सेप्शनल आइटम ज़रूर है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है कंपनी डिक्लेयर की है और कंपनी की रेवेन्यू में भी 27% का उछाल देखने मिला है। आंध्रा पेपर की बात करें तो ऑफकोर्स पेपर कंपनीज की जो आप कह सकते हैं Q4 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर्स होता है, तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स था जो बाजार का अनुमान था। यहाँ पे एबिटा लगभग 180% भागा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और मार्जिन में भी देखा जाए तो लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। कांसाई नेरोलैक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 13% का ग्रोथ देखने मिला है और पैट में भी एक अच्छी उछाल आई है। उगर शुगर वर्क्स स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो बहुत बेहतरीन नंबर्स देखने मिले हैं। टॉप लाइन ऑलमोस्ट 60% भागा है, एबिटा जो है ऑलमोस्ट 4 गुना भाग गया है, तो इस स्टॉक्स को ज़रूर आप अपने फोकस में रखिएगा। ठीक है। तो कल वायदा बाजार से और कैश सेगमेंट से हमने देखा कि काफी सारे छोटे मझोले कंपनियों के नतीजे आए हैं, तो इस पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। नतीजों पर ये सभी स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। इस पर पूरा एनालिसिस नंबर का भी शरद आपको बता रहे थे। शरद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। और ये रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या करें आज भारतीय बाजारों में? देखिए, मार्केट का जो मूड माहौल है मेरे हिसाब से काफी तेज हो चुका है मार्केट, लेकिन एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और उसी को मैं प्ले करना चाहूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के बदले में थोड़ा सा फिन निफ्टी में पोजिशनल शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। 19,350 के आसपास मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। आज एक्सपायरी भी है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट जाना पसंद करेंगे। 19,550 का स्टॉप लॉस रखेंगे। जितना ऊपर में मिलेगा उतना हमारे लिए बेचने में अच्छा होगा। नीचे में जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 19,000 पहला टारगेट होगा और 18,800 दूसरा टारगेट होगा। अगर इसके लेवल के नीचे से ट्रेड करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को 19,000 के आसपास लेके जाएंगे और फिर 18,000 के टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा साइड में रख के फिर निफ्टी की तरफ थोड़ा सा फोकस करना चाहिए।
ठीक है। तो निफ्टी फ्यूचर पर फोकस करिए आप, और ये टारगेट्स भी आपको बता दिए गए हैं। ऊपरी स्तरों से जो थोड़ा भी करेक्शन आता है उसे आप प्ले करने की कोशिश करिए और बिकवाली कीजिए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस और टारगेट आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। ये एक रणनीति आज निकल कर आ रही है निफ्टी के लिए। इसके अलावा नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले आज? जेएसडब्ल्यू स्टील में हम लोग बिकवाली करेंगे। अवरली चार्ट के ऊपर देखेंगे, डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा काउंटर वीक हो चुका है। 732 के नीचे ही इसमें बिकवाली प्लान करना है। 740 का स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और नीचे में पहला टारगेट हम लोग रखेंगे 720 से लेके 715। ये दो टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कंडीशनल सेल होगा 732 के नीचे अगर जाता है तो ही इसमें क्या करना है, बिकवाली करना है। ठीक है नितिलेश, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील 732 के नीचे जाता है तब आप ये ट्रेड अपनाइए। टारगेट होगा 720 का और स्टॉप लॉस होगा 740 का। ये रणनीति जेएसडब्ल्यू स्टील पर, और निफ्टी फ्यूचर पर भी आपको ट्रेड बता दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। हमने नतीजों पर चर्चा की, लेकिन उसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। शरद बने हुए हैं हमारे साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आज जो है आईपीओ एक्शन जो है भरपूर रहने वाला है। मैनकाइंड फार्मा की आज लिस्टिंग होने वाली है और इसका जो है ऑफकोर्स हमारी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है लगभग 10 से लेके 12% तक आ रही है। लेकिन याद रखिए स्टॉक जो है लगभग 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ प्राइस 1080 रुपये प्रति शेयर है। और दूसरा जो REIT आईपीओ है नेक्सस ग्रुप का, उसका भी सब्सक्रिप्शन आज खुलने वाला है। आईपीओ प्राइस लगभग 95 to 100 रुपीज़ पर शेयर है। लगभग 3200 करोड़ ये रेस करने वाले हैं और ऑलरेडी 1440 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी के बुक्स में आ गए हैं। अगर बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो कंसाई नेरोलैक ने बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है बोनस इशू शेयर्स का। आपको जो है 1 शेयर मिलेगा अगर आप 2 शेयर्स होल्ड करते हैं इस कंपनी में। कल्पतरू पावर के बोर्ड की अप्रूवल आई 300 करोड़ को रेस करने के लिए एनसीडीज इशूज द्वारा। और इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस में जो है कार्नेलियन एडवाइजर्स ने लगभग 0.6% स्टेक यानी कि आप कह सकते हैं 8 लाख शेयर्स की एक्विजिशन किया। और ये कंपनी जो है प्रमोटेड है एस इन्वेस्टर विकास खेमानी के द्वारा। DCX सिस्टम्स की लॉक इन ओपन खुल रही है, उनके लगभग 55% शेयर्स जो है बाजार में आएंगे। RHI मैग्नेसिटा जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उनकी होली ओन नाम डालमिया रिफ्रैक्टरी की बिजनेस, उसको जो है ऑल 530 करोड़ की और कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहे हैं राइट्स इशू से। NRB बियरिंग में एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट की है वालुज फैक्ट्री में कल। इजी ट्रिप प्लानर्स में 2 अप्रूवल्स आई है बोर्ड की। एक आई है एक्विजिशंस कर सकते हैं इंटरनेशनली और डोमेस्टिक, और दूसरा बात है कि वो अपनी एक नई आर्म खोलने वाले जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की, जो एक सेपरेट होल्डिंग कंपनी रहने वाली है। CG पावर बात करें तो नटराज श्रीनिवासन को रीअपॉइंट किया गया MD के तौर पे अप्रैल 2025 तक। और सोम डिस्टिलरीज में लगातार दूसरे दिन प्रमोटर बाइंग देखने मिल रही है और कल जो है लगभग 4.5 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन प्रमोटर से हुई थी। ठीक है। तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स, इन पर आप नजर रखिए। थैंक यू शरद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, और इसका अपडेट लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पीडीलाइट से। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि कमज़ोर B2B कारोबार की वजह से उन्होंने जो आय रिपोर्ट की थी वो अनुमान से कमज़ोर रिपोर्ट की थी, मगर ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिली है। डिमांड नैरेटिव हालांकि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहा है और कंपनी ने इनफैक्ट नोट किया है कि रूरल और सेमी अर्बन डिमांड में सेंटिमेंट थोड़े से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल JP मॉर्गन ने पीडीलाइट पर अपनी अंडरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 2150 प्रति शेयर का। इसके अलावा केफिन टेक भी हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन का मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी वीक रही है, मगर कंपनी ने अपने मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक MFRTA बिजनेस में कमज़ोर रेवेन्यूज़ के चलते उन्होंने अपने FY 24 और 25 के मुनाफे के अनुमान को करीब 7% से घटाया है। ओवरऑल JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी है केफिन टेक पर और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस 320 से घटाकर 310 प्रति शेयर पर कर दिया है। एक्साइड अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 225 प्रति शेयर का और सिटी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाया है 265 से 240 कर दिया है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस का मानना है कि कंपनी ने चौथे तिमाही में जो मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे वो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, मगर स्थिर होते हुए लेड प्राइसेस
और प्राइस हाइक्स का जो लैग्ड इम्पैक्ट है उसका वो नेक्स्ट क्वार्टर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट भी प्रोग्रेस कर रहा है एज पर प्लान। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे सन फार्मा पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अप्रैल 2023 में उनके जो जेनेरिक रेवलिमिड का लॉन्च है वो ऑफसेट कर सकता है नियर टर्म अर्निंग हेडविंड को। अगर हम अज्यूम करते हैं 45 से 50% का प्राइस इरोजन और लो सिंगल डिजिट मार्केट शेयर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सन फार्मा करीब 80 से 120 मिलियन डॉलर्स ऑफ एनुअलाइज सेल्स रिकॉर्ड कर सकता है हाई मार्जिन के साथ। इसके अलावा मीडियम टर्म्स में भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स उन्हें नजर आ रहे हैं और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने सन फार्मा पर ओवरवेट की राय जरूर दी है टारगेट प्राइस 1170 के साथ। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। एक साइड पर नेगेटिव रिपोर्ट्स आज देखने को मिल रही है, तो आज इसका रिएक्शन स्टॉक पर रहेगा, इस पर आप नज़र रखिए। और इसके अलावा सन फार्मा, पिडिलाइट और केफिन टेक पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, तो इन पर आज ये सभी स्टॉक्स रिएक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हम आपसे कमोडिटी मार्केट की भी रणनीति शेयर करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील पर सुबह नीतिश से जब हमारी बात हो रही थी, वहां पर वो बिकवाली की सलाह दे रहे थे। इसके अलावा जो कॉल्स आ रही हैं वो आपके सामने के करके रखेंगे। प्रभुदास लीलाधर ने जो कॉल्स हमें भेजी उसमें पहला है हिंडाल्को, वो यहाँ खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 455 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस ये देख रहे हैं 440 का। और बाटा में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 1530 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1485 का। तो ये दोनों ही बाय कॉल्स हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। अब कोटक सिक्योरिटीज ने जो कॉल्स हमें भेजी हैं उसमें पहला है HDFC लाइफ, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 580 का होगा टारगेट और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 534 का। 550 के आसपास ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। और हमने देखा था कि करीब 2% की तेजी भी थी, तो ये तेजी आगे कंटिन्यू भी रह सकती है, इस पर आप नजर रखिए। और जो दूसरा स्टॉक है वो है सफायर पर, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट सुझा रहे हैं 1380 का और स्टॉप लॉस है 1280 का। तो यहाँ पर भी सफायर फूड्स में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज जो भी कॉल्स हमने आपसे शेयर की सभी में खरीदारी की राय थी, एक जेएसडब्ल्यू स्टील को छोड़कर जिसमें कि बिकवाली की राय आज निकल कर आई, बाकी सभी में आज तेजी की ही रणनीति देखने को मिल रही है। तो ये हैं कुछ कॉल्स। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ ही देर में आपको ये भी बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में क्या नज़र कहाँ रखे है। और हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती भी जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या करें आज सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। चलिए, वंदना हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई, उनसे संपर्क नहीं जुड़ पाया है, लेकिन उनकी रणनीति आ चुकी है हमारे पास, तो एक एक करके वो आपके सामने रखेंगे। और उन्होंने सोने चांदी में जो अब हम देख रहे हैं कि हल्की वीकनेस आई है ऊपरी स्तरों पर, काफ़ी सपाट कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं सिल्वर में, क्योंकि काफ़ी सपाट कारोबार हमने देखा सिल्वर, सोने और चांदी दोनों में। तो इसमें सिल्वर पर वो उनकी जो प्रेफर्ड बेट होगी वो सिल्वर पर होगी और 76,000 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप लगाइए 77,500 का। ये है राय सिल्वर में वंदना की तरफ से। और इसके अलावा कच्चे तेल में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से यहाँ पर भी अच्छी बाइंग थी। कल करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी, इनफैक्ट 3% के आसपास की तेज़ी हमने MCX पर क्रूड में देखी। 6,000 के ऊपर के लेवल्स हमने देखे। तो कल जिस तरह से मंदी का जो डर था वो थोड़ा बहुत कम होता हुआ नज़र आया, उसने कच्चे तेल को निचले स्तरों से सपोर्ट किया और एक खरीदारी वहाँ पर नज़र आई है। इस वक्त ब्रेंट अगर देखेंगे तो 77 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर आप प्ले आउट कर सकते हैं, बाय का ट्रेड ले सकते हैं इस तेज़ी में। स्टॉप लॉस होगा 5,925 का और टारगेट होगा 6,075 का। तो 6,075 के लेवल्स तक की तेज़ी इस वक्त कच्चे तेल में दिखाई दे रही है, तो इसको आप प्ले करने की कोशिश करिए और ख़रीदारी का ट्रेड ले सकते हैं आप कच्चे तेल में। तो ये है राय सिल्वर पर, जहाँ पर बिकवाली करने की राय है, और क्रूड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में हमारी कुछ एक्सपर्ट्स से भी बात हो रही है, कुछ बड़े मैनेजमेंट से भी बात हो रही है। MFI स्पेस को भी लेकर इस बीच हम देख रहे हैं कि ये पूरा स्पेस फोकस में है और इस पर स्पंदना जैसे MFI पर अभय अग्रवाल का क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। फोकस देख रहे हैं इस समय तो बार बार जा रहा है स्मॉल एंड मिड कैप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे, बिकॉज
अगर आप डेटा देखें, जो भी रिजल्ट्स अभी तक आए हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के, बहुत पॉजिटिव है। और मुझे लगता है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफी प्रेशर लिया है कोविड के टाइम से, कोविड के पहले डिमोनेटाइजेशन का, फिर कोविड का, फिर जीएसटी का, फिर इंटरेस्ट रेट हाइक का, और उसके बाद भी इन्होंने अपना मार्जिन सस्टेन किया है और अब रिकवरी मोड पे है। तो विद फुल डिस्क्लेमर अजय, हमारा जो लास्ट एडिशन था करीब 2 महीने पहले, और अब हमारी सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है स्पंदना स्फूर्ति, जो कि एक काफी बड़े साइज की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, नए सीईओ हैं उनके, और इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड केदारा। तो उसके नंबर्स हमने देखा रिमार्केबली इम्प्रूव हुए हैं। और फिर हम छोटे बैंक्स में भी देख रहे हैं अजय, जैसे सीएसबी बैंक है, इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ लार्ज बैंक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे बैंक, छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, नीश फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, और उनका वैल्यूएशन भी एक्सपैंड होगा और उनका अर्निंग्स भी ग्रो होगी। ठीक है, तो ये थे अभय अग्रवाल एमएफआई स्पेस पर अपनी राय देते हुए। स्पंदाना जैसे स्टॉक्स उनको अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको एक बार एक्सजीएक्स निफ्टी दोबारा दिखा देते हैं, और अभी भी वीकनेस ही है, करीब 30 अंकों के आसपास की वीकनेस एक्सजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाजारों पर क्या करें, इन तमाम क्यूज को देखते हुए किस तरह की चाल आज रह सकती है, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए